जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टूडेंट मैजिक क्लब में। और आज हम लोग फिर आ गए हैं भूगोल की एक श्रृंखला लेकर के, जो हम लुसेंट से पढ़ रहे थे। दोस्तों ये है भारत का मैप। चलिए हम शुरू करते हैं, जहां से छोड़े थे वहीं से शुरू करते हैं। हम आपको हिमालय पढ़ा दिए थे, और हिमालय पढ़ाने के दौरान हम आपको जो है कैसे हिमालय का निर्माण हुआ ये भी हम आपको बता चुके थे। और आगे हम लोग को यहाँ से पढ़ना है। ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। वलय तीव्रता के आधार पर हिमालय 4 भागों में बटा था, और ये हिमालय पहला था ट्रांस हिमालय। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता था 4 पर्वत, जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। उसके बाद हम लोग पढ़े थे दूसर का हिमालय यानी कि महान सर्वोच्च या आंतरिक हिमालय। और 3 नंबर पे हिमालय पढ़े थे उप हिमालय या फिर हिमाचल श्रेणी या मध्य हिमालय। और 4 नंबर का हिमालय हम लोग पढ़े थे शिवालिक हिमालय। तो शिवालिक हिमालय का अगला चीज जो लुसेंट में आपके दिखा होगा, देखिए ये शिवालिक हिमालय हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर। ठीक है दोस्त, ध्यान से देखते रहिएगा वीडियो। और अब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लिखा है हिमालय का नदियों के आधार पर विभाजन। एक भूगोल शास्त्री थे सिडनी बर्नार्ड नामक भूगोल गर्भशास्त्री ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया है, जो निम्न है। पहला है, इन्होंने बताया कि पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय जो 560 किलोमीटर लंबा है, ये सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच है। किस नदी के बीच? सिंधु और सतलज नदी के बीच। तो सबसे पहले बात आप ध्यान रखिएगा कि हिमालय का विभाजन नदियों के आधार पर कौन किया था? वो सिडनी बर्नार्ड साहब थे। उसके बाद 2 नंबर पे है कह रहा है कि कुमायूं हिमालय 320 किलोमीटर लंबा है, जो सतलज और काली नदी के बीच है। अच्छी बात है, इसको हम लोग मैप पे देखेंगे। 3 नंबर में है नेपाल हिमालय, जो लगभग सबसे अधिक है, 800 किलोमीटर है, और जो काली और तिस्ता नदी के बीच स्थित है। उसके बाद 4 नंबर पे है असम हिमालय, जो 720 किलोमीटर है, तिस्ता नदी से लेकर के दिहांग नदी के बीच स्थित है। ठीक है, तो सिडनी बर्नार्ड साहब ने नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन किया। और चलिए इसी बात को हम लोग मैप में देख लेते हैं। आइए देखिए, अगर इस मैप में हम आपको दिखाएं तो एक डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको ये सब चीजें दिख जाए। देखिएगा, ये है सिंधु नदी, इसके नीचे सतलज नदी, उसके नीचे काली नदी, उसके बाद तिस्ता नदी, और उसके बाद दिहांग नदी। ठीक है, तो अब हम लोग इस मैप में आपको दिखे या ना दिखे, लेकिन अब ब्लैंक मैप में जो है हम लोग आपको दिखाते हैं। चलिए, ये है ब्लैंक मैप। ठीक है, अब यहां पर जो है ध्यान से बस देखते रहिएगा आप। चलिए, नदियों के आधार पर हिमालय का विभाजन। चलिए, पहला है सिंधु नदी। यहां से निकलकर सिंधु नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है। इस नदी का नाम है सिंधु नदी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कौन सी नदी है? सिंधु नदी। ठीक है, उसके ठीक नीचे एक नदी है जो हिमाचल प्रदेश के शिव किला दर्रे से निकलती है, प्रवेश करती है भारत में, और ये है सतलज नदी। इस नदी का नाम सतलज। तो इस इलाके में जो हिमालय पड़ा है, इस रेंज में जो हिमालय पड़ा है, इस हिमालय का नाम कश्मीर या पंजाब हिमालय। तो पंजाब या फिर कश्मीर हिमालय, कश्मीर हिमालय। सिडनी बर्नार्ड साहब ने इसका नाम दिया, कोई दिक्कत नहीं है। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच पंजाब या कश्मीर हिमालय। उसके बाद से सतलज नदी, ये जो सतलज नदी है, और इस सतलज नदी और काली नदी के बीच, सतलज नदी और काली नदी के बीच, यहाँ काली नदी भारत और नेपाल से सीमा साझा करती है। ये नेपाल देश है। ठीक है, ये नेपाल है। तो सिंधु नदी और सतलज नदी के बीच तो जो हिमालय हम लोगों का पड़ा वो है पंजाब या कश्मीर हिमालय। किलोमीटर के हिसाब से देखा जाए तो दोस्त इसका किलोमीटर है 560 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। ये वाली नदी का नाम है काली नदी। कौन सी नदी? काली नदी। और ये है सतलज नदी, सतलज नदी। सतलज नदी और काली नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है, सिडनी बर्नार्ड साहब ने इस हिमालय का नाम दिया कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय?
कुमायूं, कुमायूं हिमालय। अब ये कुमायूं हिमालय जो है ये टोटली उत्तराखंड राज्य में है। किलोमीटर में देखा जाए तो इसका किलोमीटर है 320 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। एक ब्लैंक मैप में आप समझते चलिएगा। अच्छा देखिए, ये काली नदी और यहाँ पे सिक्किम के चोलामू झील से निकलती है एक नदी जिसका नाम है तीस्ता नदी। किसका नाम है? तीस्ता नदी। ठीक है। अब ये जो हिमालय है, जाहिर सी बात है ये पूरा नेपाल में पड़ता है, तो इस हिमालय का नाम है नेपाल हिमालय। नेपाल, नेपाल हिमालय। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए। नेपाल हिमालय, इस बात को आप समझ लीजिएगा। अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 800 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कितनी लंबाई है? 800 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ठीक है। तो ये अब यहाँ पे जो हिमालय पड़ेगा, हिमालय की जो रेंज पड़ेगी, इसको कहा गया असम हिमालय। ठीक है। यानी कि तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच अर्थात दिहांग नदी के बीच जो हिमालय पड़ेगा उसको असम हिमालय कहा गया है। कौन सा हिमालय? असम हिमालय। और इसकी लंबाई है 720 किलोमीटर। ठीक है। देखिए, ये है नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन। हम आपको कुछ भी नहीं बताए हैं, हम बोले हैं कि देखिए ये सिंधु नदी है, ऐसे सिंधु नदी का मार्ग है, सिंधु नदी, और ये है सतलज नदी। तो ये सतलज नदी और सिंधु नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है उसको कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है। इसकी किलोमीटर में लंबाई देखा जाए तो 560 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद इसी सतलज नदी और ये काली नदी, काली नदी भारत और नेपाल से सीमा भी साझा करती है। ठीक है। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है, नदियों के आधार पर इनका विभाजन है, तो इसको कहा गया कुमायूं हिमालय। ठीक है। कुमायूं हिमालय की लंबाई देखिएगा तो ये लंबाई लगभग 320 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 320 किलोमीटर। काली नदी और यहाँ पे तीस्ता नदी है, तो तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है तो वो नेपाल हिमालय है। ठीक है। ये सबसे अधिक लंबा है, लगभग 800 किलोमीटर का। और उसके बाद तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र या दिहांग नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है उसको असम हिमालय कहा जाता है और इसकी लंबाई 720 किलोमीटर है। क्वेश्चन यहां तक तो ठीक होता है, लेकिन जब ये पूछने लगता है तो आरोही और अवरोही क्रम में पूछता है। इनके किलोमीटर के हिसाब से हिमालय को सजाने के लिए देता है जो नदियों के आधार पर बांटा गया है। ठीक है। तो पूरब से पश्चिम, अगर आप इस मैप को देखिएगा तो इस चीज को हम मिटाते हैं थोड़ा सा और आपको एक और बात बताते हैं। चलिए, देखिएगा, ये सिंधु नदी, ये सतलज नदी, ये काली नदी, तीस्ता नदी, दिहांग नदी। किलोमीटर देखा जाए तो 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर, लगभग 800 किलोमीटर और ये 720 किलोमीटर। मैप में देखिएगा तो ये इलाका पूर्व कहलाएगा। ठीक है। ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है। तो ये पूरा पश्चिम, अगर इनको ऐसे पूरा पश्चिम नाप ले, ठीक है, तो पूरब से पश्चिम का इनका बढ़ते हुए क्रम या घटते हुए क्रम सजाइए, या फिर जो बीच में आता है इन हिमालयों का नाम बताइए। इस तरीके से प्रश्न आपको बनाएगा, तो इस चीज के लिए आप तैयार रहिएगा। ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, आंख बंद करके हम लोगों के साथ एक बार आप बोलिएगा कि सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय पड़ेगा उसको कश्मीर या पंजाब हिमालय। लंबाई की बात करें तो लगभग 560 किलोमीटर की लंबाई है। उसके बाद सतलज और काली नदी के बीच लगभग 320 किलोमीटर की लंबाई है और ये नदी है कुमायूं, ये हिमालय है कुमायूं हिमालय। और उसके बाद काली नदी और तीस्ता नदी के बीच जो हिमालय पड़ता है उसको नेपाल हिमालय कहा जाता है और ये 800 किलोमीटर है। और उसके बाद तीस्ता और दिहांग के बीच जो हिमालय पड़ता है उसको 720। चलिए, इस बात को हम लोग मैप में समझ लिए। अब हम लोग अगला लाइन देखते हैं आगे क्या कहता है। ठीक है। सिडनी बर्नार्ड साहब बांटे थे, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, लिखा है कि कश्मीर हिमालय में वैष्णो देवी मंदिर है। यही जो कश्मीर हिमालय है जो 560 किलोमीटर है, बाबा अमरनाथ का गुफा या बाबा बर्फानी का गुफा है और जरारे शरीफ
चरारे शरीफ जो इस्लाम धर्म का तीर्थ स्थल है वहां पाया जाता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद है कुमायूं हिमालय, मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में ही स्थित है। कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच था? कुमायूं हिमालय तो सतलज और काली नदी के बीच था। अभी आप पढ़ के आए हैं, मैप में आए हैं, ब्लैंक मैप में इस चीज को आप देखते हुए चलिएगा, ठीक है। काली नदी के बीच किलोमीटर की लंबाई देखा जाए तो 320 किलोमीटर की लंबाई है। कितना लंबाई है? 320 किलोमीटर की लंबाई है। चलिए ध्यान दीजिएगा, उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। आगे बढ़ा जाए तो लिखा हुआ है कि कुमायूं हिमालय खुल जाता है। कुमायूं हिमालय मुख्य रूप से उत्तराखंड राज्य में है। कामेत पर्वत भी उत्तराखंड राज्य में है, ठीक है। इसकी महत्वपूर्ण चोटियां हैं नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ एवं बंदरपुछ। ये सब बड़ी बड़ी चोटियां हैं जो कुमायूं हिमालय के अंतर्गत आती है। जैसे कुमायूं हिमालय अगर ये हम बना दें, ठीक है, तो इसी पे कहीं है कामेत, कहीं है बंदरपुछ, कहीं है ये त्रिशूल पर्वत। तो ये सब चीज आप जो है थोड़ा सा एक डायग्राम में आप ब्लैंक मैप में भरने का प्रयास कीजिएगा। जैसे जैसे आप भरते चल जाइएगा ये क्लियर होते चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लिखा हुआ है कि उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी दून और द्वार की घाटी है। उत्तराखंड में फूलों की भी घाटी है, दून और द्वार की भी घाटी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है। अर्थात दून से देहरादून कुमायूं हिमालय में ही आता है और द्वार से हरिद्वार जो है ये भी कुमायूं हिमालय के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। घाटी उसे कहा जाता है जो दो पर्वतों के बीच एक बड़ा क्षेत्रफल होता है जिसमें शहर बस सकते हैं, उसको घाटी कहा जाता है। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि हिमालय की सभी चोटियां नेपाल हिमालय। अच्छा, ये नेपाल हिमालय कौन सा हिमालय होगा, किन दो नदियों के बीच होगा? कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइएगा। नेपाल हिमालय जो तिस्ता और काली नदी के बीच, किलोमीटर की लंबाई तो लगभग 800 किलोमीटर की लंबाई है इसकी, जो नदियों के आधार पर विभाजित हिमालय की सबसे अधिक लंबाई है। तो हिमालय की सभी ऊंची चोटियों में नेपाल हिमालय के अंतर्गत सभी ये बड़ी बड़ी चोटियां आती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर इनका अगर क्रम देखिएगा तो पहले आएगा धौलागिरी, उसके बाद आएगा अन्नपूर्णा, उसके बाद आएगा माउंट एवरेस्ट, उसके बाद है मकालू और उसके बाद है कंचनजंगा। आगे देखिएगा, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, अगर इस पे अगर आपको हम बता दें, ध्यान से देखिएगा, ये है नेपाल हिमालय, ठीक है, ये है नेपाल हिमालय। इसी नेपाल हिमालय में जितने भी हिमालय रेंज की बड़ी बड़ी चोटियां हैं सब इसी में आएंगी, ठीक है। चाहे वो धौलागिरी हो, अन्नपूर्णा हो, माउंट एवरेस्ट हो, मकालू हो और कंचनजंगा हो, ये सब के सब जो है चोटियां नेपाल हिमालय आएंगी, नेपाल हिमालय में ही आएंगी और ये बहुत बड़ी बड़ी चोटियां हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। लगभग जितनी भी प्रमुख चोटियां हैं वो सब नेपाल में ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस एक ब्लैंक मैप आप ले लीजिएगा, ब्लैंक मैप में इन चीजों को समझते हुए चलिएगा। देखिए, ज्योग्राफी से मोहब्बत हो जाएगी अगर आप जो है इसको मैप वाइज पढ़ते चले जाएंगे, मैप से पढ़ते चले जाएंगे तो धीरे 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 ये सब चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। अचानक नहीं समझ में आएगा, लेकिन धीरे धीरे जरूर समझ में आएगा। एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं ताकि आपको ये दिख जाए। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए। लिखा है कि अरुणाचल प्रदेश की 4 प्रमुख पहाड़ियां डफला, मीरी, अरूर एवं मिसमी, यह नाम स्थानीय जनजातियों के नाम पर रखे गए हैं, ठीक है। तो जनजातियों का एक विशेषता होती है कि ये पर्वतों के उन्हीं इलाकों में निवास करते हैं और उन्हीं जनजातियों के नाम पे इन पहाड़ों का नाम भी रखा गया है और उनका लगभग त्योहार भी इसी तरीके से मनाया जाता है और नाम पे ही इनका त्योहार हो जाता है, ठीक है। तो डफला, मेरी, अरूर और ये मिसमी, ये चारों पहाड़ी कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश की ये 4 प्रमुख पहाड़ियां हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य में आप इसको हल्का सा ऐसे ऐसे करके डायग्राम बना करके लिख लीजिएगा, ठीक है। लिखा हुआ है भारत और म्यांमार की सीमा पर स्थित पहाड़ियों का जो कि हिमालय के अंतर्गत आती है निम्न है।
पटकाई बूम की पहाड़ी जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ये पटकाई बूम की पहाड़ी भारत और म्यांमार के साथ सीमा भी साझा करता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा नागालैंड में है नागा पहाड़ी, लैमाटोल की पहाड़ी मणिपुर में है, कहां पे है, मणिपुर में है, तो ठीक उसी के नीचे है मणिपुर। तो लैमाटोल की पहाड़ी मणिपुर राज्य में आप डायग्राम बना करके लिख लीजिएगा। उसके बाद है मिजोरम है, तो ये मिजो पहाड़ी वहां मिलेगा। लिखा हुआ लैमाटोल पहाड़ी के पश्चिम में असम में एक पहाड़ी है, पहाड़ियों का क्रम है जिसका नाम है बराइल की पहाड़ी, ठीक है। असम में बराइल की पहाड़ियां पाई जाती हैं, तो असम राज्य में भी आप इसको बना लीजिएगा। खासी पहाड़ी पर मेघालय की राजधानी शिलोंग बसा हुआ है, और दुनिया की सबसे अधिक बारिश होने वाला अगर जगह है तो वो चेरापूंजी मानिसराम है, वो भी खासी पहाड़ी पर स्थित है। अगर आपको हम गारो खासी जयंतिया के बारे में बताएं तो 1 मिनट का बस समय आप दीजिए, तुरंत आप देख लीजिएगा, समझ जाइएगा। चलिए, यहां देखिएगा, ये है मेघालय। ये कौन सा राज्य है, ये है मेघालय। यहाँ पे 3 पहाड़ी पाई जाता है, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी और जयंतिया, ऐसे इन पर्वतों का मानचित्र में बना हुआ है, ठीक है। ये गारो खासी जयंतिया, इस पर्वत के नाम से इनके जनजाति के भी नाम है, और इनके लोक नृत्य और उनके त्योहार के भी नाम है, तो ध्यान रखिएगा ये मेघालय में है, ठीक है। गारो खासी जयंतिया पहले पर्वत कहाँ पे है, ये ध्यान रखना है, मेघालय में है, ठीक है। खासी जनजाति, ये है गारो, गारो, ये है खासी, और सबसे पूर्व में जो पर्वत पड़ता है वो है जयंतिया, जयंतिया, गारो खासी, जयंतिया, ठीक है। ये खासी पर्वत पे ही मेघालय की राजधानी बसा हुआ है शिलोंग, शिलोंग बसा हुआ है, और इसी खासी पर्वत पे ही संसार का सबसे अधिक बारिश जहां होता है वो है आपका चेरापूंजी, चेरापूंजी या फिर मानिसराम, या फिर मानिसराम। लगभग 1500 से 2000 सेंटीमीटर बारिश यहाँ होता है, बहुत अधिक बारिश होता है। और बारिश होने का कारण भी है कि जब ये मानसून आता है तो बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के और जा करके टकरा जाता है, लॉक हो जाता है पूरा गारो खासी जयंतिया में, और ये मानसून पलट करके वहीं बरस जाता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो पूरा देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, खासी पहाड़ी पर ही मेघालय की राजधानी शिलोंग एवं चेरापूंजी बसा हुआ है, इस बात को भी हम समझ गए, मैप में भी देख लिए, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब लिखा हुआ है कि मेघालय राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर गारो खासी जयंतिया है, तो सबसे पूर्व में पड़ेगा वो जयंतिया, मध्य में गारो खासी, और उसके सबसे पश्चिम में है ये गारो खासी और जयंतिया। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि इन पहाड़ियों के नाम भी स्थानीय जनजातियों के नाम पर ही रखे गए हैं। जो जनजातियां वहां पे निवास करती हैं इन पर्वतों पे, उन्हीं जनजातियों के नाम पर ही इन पहाड़ों का नाम रखा गया है। तो ये थोड़ा सा याद करने में सुविधा होती है कि उसी नाम से पहाड़ भी है, उसी नाम से जनजाति भी है, और उसी नाम से जो है इन लोगों का त्योहार भी मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि गारो खासी एवं जयंतिया की पहाड़ियों को सम्मिलित रूप से शिलोंग का पठार कहा जाता है। तो मेघालय की राजधानी है शिलोंग, ये तो बात आपको पता ही है, इसको शिलोंग का पठार भी कहा जाता है। और ये बात ध्यान रखने वाला है कि शिलोंग का पठार हिमालय का हिस्सा नहीं है। शिलोंग का पठार उत्तर पूर्व में असम राज्य में रेंगमा एवं मिकिर की पहाड़ियां पाई जाती हैं, और ये पहाड़ियां जो है प्रायद्वीपीय भारत के पठार का हिस्सा है। चलिए इस बात को भी थोड़ा सा हम लोग इस मैप में समझ लेते हैं ताकि आपको ध्यान से पता चले। देखिएगा, इसमें हम बार बार बोलते हैं कि इसमें जो आपको चटक लाल दिख रहा है, जो एक्स्ट्रा
लाल है, एकदम चटक है, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और हिमालय का है। हिमालय की एक और विशेषता है कि हिमालय पूरब में दक्षिणावर्त घूमी घूमी हुई है, किस दिशा की तरफ, दक्षिणावर्त घूमी हुई है, और पश्चिम में भी हिमालय जो है दक्षिणावर्त घूमी हुई है। ये भी ये प्रश्न है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये कह रहा है, अब देखिए जितना लाल लाल जो ऊंची ऊंची पर्वतें हैं, जो चटक लाल है वो तो ऊंचे ऊंचे पर्वत है, जो इसमें देखिएगा इस बीच में हल्का लाल दिख रहा होगा, ये पहाड़ियां हैं। क्या है, ये पहाड़ियां हैं। और जो ये पीला कलर का आपको दिख रहा होगा, ये पीला, ये सब पीला जो है, ये सब पीला, ये इतना हम घेर देते हैं, इसमें हल्का हल्का पीला दिख रहा होगा, तो ये है पठार। क्या है, पठार। पठार उसे कहा जाता है जो मेज की आकृति का थोड़ा सा मेन भूमि से स्थलाकृति से उठ करके स्थलाकृति बनता है, इस चीज को आप पठार कह सकते हैं। मेज की आकृति का, पहले ऐसे चढ़ेगा, फिर बराबर समतल रहेगा, फिर ढलान रहेगा, इस चीज को क्या कहेंगे, पठार, ठीक है। और जिसकी ऊंचाई एकदम शार्प हो उसको पहाड़ी, ये पहाड़ कहा जाता है, और थोड़ा सा ऐसे होगा तो उसको पहाड़ी कहा जाता है। चलिए, तो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो गारो खासी जयंतियां हैं, ये शिलोंग का सम्मिलित रूप से पठार कहे जाते हैं, ठीक है। ये वास्तव में हिमालय का भाग नहीं है, ये है भाग प्रायद्वीपीय भारत के पठार का। देखिए ये वाला हिस्सा जो है ना, ये इसको प्रायद्वीपीय भारत का पठार कहा जाता है। बीच में कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ और यहाँ की जमीनें धंस गई, मालदा ट्रैप धंस गया, धंस जाने के कारण यहाँ पे जो पर्वत की शिखर थी वो जमीन के अंदर चली गई। जमीन के अंदर चले जाने के कारण इस जगह पे हरे घास का मैदान का निर्माण हुआ। हरे घास के मैदान का निर्माण होने के कारण यहाँ पे पर्वत पता नहीं चल पाया, और आगे चल करके वास्तव में ये इसी का हिस्सा है। सोचिए अगर ये ऐसे बराबर होता तो ये इसी का हिस्सा है, हिमालय यहीं से कट के अलग हो जाता है, तो ये हिमालय का हिस्सा नहीं है। गारो खासी जयंतिया और रेंगमा की पहाड़ियां या मिकिर की पहाड़ियां जो अरुणाचल प्रदेश राज्य में है, ये कहीं से भी हिमालय पर्वत का भाग नहीं है, और ये सब के सब जो है आता है प्रायद्वीपीय भारत के पठार में। मालदा गैप पड़ा, कुछ जलवायु परिवर्तन हुआ, और जिसके कारण यहाँ की जमीनें जो है अंदर धंस गई, और हरे घास के मैदान का निर्माण हुआ नदियों के द्वारा, और उसके बाद जो है ये पर्वत बीच से इसका कनेक्शन टूट गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ये सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आपको ये मिलेगा। लिखा हुआ है कि अरावली की पहाड़ियां, अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है, और यह सबसे पुरानी, क्या है, सबसे पुरानी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत के नाम से भी जानी जाती है। अरावली की पहाड़ियां राजस्थान राज्य में है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। यह सबसे पुरानी प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों से बनी हुई है, ठीक है। जब हम आपको चट्टान पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में, तो चट्टान में कई काल आते हैं, ठीक है, कैम्ब्रियन काल, जुरासिक युग, ये प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, तो आपको वहां पे इसको बताया जाएगा। तो बस आप यहाँ पे ध्यान रख लीजिएगा कि जो अरावली की पहाड़ियां हैं, इसको अवशिष्ट पर्वत भी कहा जाता है। अब ये पर्वत मर चुका है, जिंदा नहीं है, और इसके अवशेष पर्वत के बस पाए जाते हैं। संसार की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से अरावली पर्वत श्रृंखला गिनी जाती है, जो राजस्थान में है। और ये कब से बना, सबसे पहले प्री में बना था, किस युग में, तो कैम्ब्रियन काल में बना था, ठीक है। और इस पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू। कौन सी चोटी है, माउंट आबू, जो किस शिखर पर स्थित है, गुरु शिखर पर स्थित है। माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर है इसकी ऊंची चोटी, और इसकी ऊंचाई लगभग 17,522 यानी कि 1722 मीटर है। अरावली के पश्चिम की ओर से लूनी नदी निकलती है, और लूनी नदी कक्ष के रण में गायब हो जाती है। अरावली के पश्चिम के पूरब की ओर से बनास नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, बनास नदी। चलिए आइए इस बात को भी हम लोग मैप पे देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये देखिएगा, ये राजस्थान का है इलाका, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये सब इलाका राजस्थान का है, ठीक है। और यहाँ पे आपको अरावली लिखा होगा, ये अरावली पर्वत है, ये अरावली पर्वत है। ये अरावली पर्वत जो है दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसकी ऊंची चोटी गुरु शिखर, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, गुरु शिखर है। अब ये गुरु शिखर किस पर्वत पे स्थित है, तो माउंट आबू पर्वत पे है। इसी पर्वत श्रृंखलाओं में से कोई एक पर्वत होगा जिसका नाम माउंट आबू होगा, ठीक है, गुरु शिखर है। माउंट आबू जो पर्वत है वो जैन तीर्थंकर के लिए प्रसिद्ध है, जैन तीर्थंकर,
जैन तीर्थंकर के लिए प्रसिद्ध है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर भी जो बिमल शाह के द्वारा बनवाया गया था वो भी जो है माउंट आबू पर ही स्थित है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब यहाँ कह रहा है कि इसके पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। अरावली नदी के पश्चिम से कौन सी नदी निकलेगी? लूनी नदी। ये है अरावली पर्वत श्रृंखला और इसका पूरा पश्चिम कौन होगा? तो इधर इसका पूरब होगा, इधर इसका पश्चिम होगा। तो इसके पश्चिम से कौन सी नदी निकलती है? लूनी नदी। इस नदी का नाम है लूनी। कौन सी नदी? लूनी नदी, जो आकर के बहते हुए कक्ष के रण में क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है। तो कक्ष का रण एक मरुस्थलीय इलाका है और जंगली गधों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहां पे आकर के ये लूनी नदी विलुप्त हो जाती है। और अरावली के पूरब से एक नदी निकलती है जिसका नाम है बनास। क्या नाम है? बनास नदी निकलती है। इस बात को भी आप ध्यान रख लीजिएगा। तो एक ब्लैंक मैप लीजिएगा, ब्लैंक मैप के साथ आप इसको थोड़ा सा बनाते चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा हम ऊपर कर देते हैं ताकि आपको ये चीजें आसानी से दिख जाए। वैसी नदी जो जमीन में ही लुप्त हो जाती है उसे रिवर ऑफ इफेमेरल कहा जाता है। इफेमेरल कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस चीज को हम लोग थोड़ा सा अब इरेज करते हैं ताकि जो है आपको देखने में असुविधा ना हो। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। जिनको ज्योग्राफी समझना है, बाकी और कोई बात नहीं है। एक बार अगर आप समझ गए, मैप में जैसे बताया जा रहा है डायग्राम बना लिए, तब आपको कोई समस्या नहीं होगा। एक बार तो आपको मैप पे समझना ही पड़ेगा, बिना मैप के जो है थोड़ा सा ज्योग्राफी कठिन हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है, देखिएगा दोस्त ध्यान से, कि मालवा का पठार पश्चिम मध्य प्रदेश एवं दक्षिण पूर्वी राजस्थान राज्य में है। किस राज्य में है? मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका और राजस्थान का दक्षिण पूर्व इलाका में मालवा का पठार फैला हुआ है। यह ज्वालामुखी चट्टानों से बना हुआ है। ज्वालामुखी उद्गात के समय जो चट्टानें जम जाती हैं तो उससे बना हुआ है। इससे चंबल और बेतवा नदी निकलता है। चंबल और कौन सी नदी? बेतवा नदी। आइए इसको भी मैप में देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या कह रहा था कि मध्य प्रदेश के पश्चिम में है। मध्य प्रदेश के किस दिशा में? पश्चिम में है। ठीक, चलिए देखिएगा, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश का पश्चिम वाला इलाका अर्थात ये वाला इलाका और राजस्थान का दक्षिण और पूरब, दक्षिण और पूरब यानी कि ये वाला इलाका में मालवा का पठार फैला हुआ है। ठीक है, तो मालवा के पठार से दो नदी निकलती है। कौन कौन सी नदी? चंबल और बेतवा। चंबल और बेतवा, बेतवा। ठीक है, तो ये डायग्राम आप वहां पे शो कर लीजिएगा और आपके मैप में भी दिखेगा, लिखा होगा। अगर आपके पास जियोग्राफिकल मैप होगा आपके रूम में या फिर आपके एटलस बुक में भी होगा, तो वहां पर भी आप इन चीजों को आसानी से देख सकते हैं। और ऐसा एक ब्लैंक मैप लीजिएगा और उस ब्लैंक मैप में जो है करके बना करके, जैसे ये ब्लैंक मैप है और इसमें आपको दिखाना है कि मालवा का पठार कहाँ है। चलिए, तो इस मैप को थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर देते हैं ताकि आपको पता चल जाए, दिख जाए। देखिए, मालवा का पठार कहाँ बताए हैं? ये मध्य प्रदेश है। कौन सा राज्य है? एमपी है। कौन सा है? एमपी। चलिए, ये एमपी है। तो मध्य प्रदेश का पश्चिमी इलाका और राजस्थान का दक्षिण और पूरब, ये वाला इलाका, ये वाला इलाका जो है आप वहां पे मालवा बना सकते हैं। मालवा का पठार और यहाँ से दो नदी निकाल दीजिएगा, एक है चंबल और एक है बेतवा नदी। तो यहाँ पर आप इस तरीके से डायग्राम बना करके इन चीजों को आप हमेशा के लिए अपना बना सकते हैं। और डायग्राम बनाने से चीजें बहुत देर तक याद रहती हैं, दिमाग में बसी हुई रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि विंध्याचल का पठार, विंध्याचल का पठार झारखंड, इसको थोड़ा सा हम मिटा दें ताकि आपको दिख जाए। लिखा हुआ है कि विंध्याचल का पठार झारखंड, उत्तर प्रदेश, दक्षिण पूर्व राजस्थान, फिर वही इलाका राज्य में है और यह परतदार चट्टानों से बना हुआ है। तो जब हम आपको चट्टान पढ़ाएंगे तो वहां पे बताएंगे कि परतदार चट्टान, ज्वालामुखी चट्टान, लावा चट्टान, ये सब क्या होता है। फिलहाल आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विंध्याचल जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं ये परतदार चट्टानों से बना है। विंध्याचल पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करता है।
चलिए आइए विंध्याचल को भी एक बार हम मैप में देख लेते हैं। आप अपना एटलस या बुक खोल के जरूर इन सब चीजों को देखिएगा। देखिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है विंध्यास, ठीक है, विंध्यास पर्वत श्रृंखला। तो ये विंध्याचल पर्वत जो श्रृंखला है भारत को लगभग 2 भागों में बांटती है। ये झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का दक्षिण पूर्वी इलाका में ये पर्वतें विस्तारित हैं। बात समझ गए। और ये भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटते हैं। भारत को कितने बराबर भागों में? 2 बराबर भागों में बांटते हैं। जैसे ये भारत है, ठीक है, और इस भारत के बीचों बीच में अगर इन पर्वत श्रृंखलाओं को बनाया जाए तो लगभग ये पर्वत श्रृंखलाएं यहीं पर बनेंगी। कहां पे बनेंगी? ये पर्वत श्रृंखलाएं यहाँ पे बनेंगी, ठीक है, इनका यही रेंज होगा, ठीक है, जो भारत को उत्तर और दक्षिण भागों में बांटते हैं। इस चीज को भी आप मैप में बना लीजिएगा या डायग्राम पे देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज लेते हैं। हाँ, थोड़ा सा इस मैप को हम बड़ा करते हैं ताकि आपको देखने में जो है आसानी हो जाए। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको ये दिख रहा होगा। ठीक अगला लाइन इसका है, एकदम लाइन बाय लाइन लुसेंट से इस चीज को हम लोग समझते हुए चल रहे हैं। मिस मत कीजिएगा, एक बार जो है आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ध्यान से पढ़ने के बाद आपको कहीं भी समस्या नहीं होगा। लाइन बाय लाइन जो लुसेंट कहता है वही चीज आप मैप में देख रहे हैं। देखिएगा लिखा हुआ है कि मैकाल का पठार छत्तीसगढ़ में है। तो उड़ीसा के ठीक पश्चिम में छत्तीसगढ़ राज्य है, तो वहां पे आपको मैकाल का पठार दिख जाएगा, देख लीजिएगा। मैकाल पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। कौन सा है? अमरकंटक, जो 1350 या 1336 अप्रोक्स 1350 ध्यान रखिएगा, सॉरी 1036 या 1050 ध्यान रखिएगा, जो आपको याद करने में सुविधा हो, अन्यथा 1036 मीटर है। यह पुरानी चट्टानों का बना हुआ एक ब्लॉक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? ब्लॉक पर्वत है। इसके पश्चिम की ओर से नर्मदा नदी, उत्तर की ओर से सोन नदी और दक्षिण की ओर से महानदी निकलती है। कोई बात नहीं, मैकाल का पठार काल आएगा छत पे, तो छत्तीसगढ़ ध्यान रखिएगा। काल आएगा हम तो अमर हैं, हम तो मुन्ना भैया हैं, तो अमरकंटक की पहाड़ी से जो है इसकी ऊंची चोटी है, ये भी ध्यान रखिएगा। और ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। तो ब्लॉक पर्वत क्या होता है? तो अगर हम आपको शॉर्ट चीज में बताएं, ब्लॉक पर्वत उस पर्वत को कहा जाता है जिसका बिचला भाग जो थोड़ा सा धसा हुआ हो। क्या हुआ हो? थोड़ा सा धसा हो, या बीच वाला हिस्सा जो थोड़ा सा उठा हुआ हो, इसी पर्वत को ब्लॉक पर्वत कहा जाता है। ब्लॉक पर्वत 1-2 पर्वतों में नहीं दिखेगा, ये पूरी पर्वत की श्रृंखला चलती है। जैसे अगर ये बीच वाला हिस्सा हम उठा दे, बीच वाला हिस्सा उठा दे, तो इनके अगल बगल जो भी पर्वत होगा नीचे होगा, और कुछ पर्वत ऊंचे होंगे और कुछ पर्वत नीचे होंगे, या फिर कुछ पर्वत जो ऊंचे होंगे या फिर कुछ पर्वत नीचे होंगे और कुछ पर्वत ऊंचे होंगे। ठीक है, या तो बीच वाला हिस्सा धसा हो, या स्थलाकृति के अनुसार बीच वाला हिस्सा ऊपर हो, ऐसे पर्वतों को जो है ब्लॉक पर्वत कहा गया है। ठीक है, चलिए, तो ऐसे ये ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा, जो एक ब्लॉक पर्वत है। आगे चल करके नीलगिरी भी आपको एक ब्लॉक पर्वत मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, तो मैकाल का पठार कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में है। तो काल आएगा छत पे। इसकी ऊंची चोटी का नाम अमरकंटक। इसकी ऊंचाई देखा जाए तो 1036 या 1050 मीटर की ऊंचाई है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से 3 नदियां निकलती हैं। कौन सी नदी? 3 नदियां। ठीक है, जैसे अगर आपको हम एक डायग्राम बनाए दिशा का, ठीक है, तो ये है पूर्व और ये है पश्चिम, ऊपर में उत्तर और ये है दक्षिण। अगर यहाँ पे हम एक पर्वत बना दें जिसको मैकाल का पठार या पर्वत कहें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दक्षिण की तरफ से एक नदी निकलेगी। इस नदी का नाम है महानदी। कौन सी नदी? महानदी। ठीक, पश्चिम की तरफ एक नदी बहेगी जिसका नाम है नर्मदा नदी, नर्मदा नदी। और उत्तर की तरफ एक नदी जाएगी जिसका नाम है सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। ठीक है, तो एक छोटा सा इसका ट्रिक होता है सोनम। सोनम, क्या नाम है? सोनम। सो से सोन, न से नर्मदा और म से महानदी। बस आपको ध्यान रखना है कि किस दिशा की तरफ कौन सी नदियां निकल रही हैं। मैकाल अमरकंटक की जो पहाड़ी है, अमरकंटक जो ऊंची चोटी है मैकाल पर्वत की, जो छत्तीसगढ़ राज्य में है, उसके पश्चिम से नर्मदा नदी, उत्तर की तरफ जाइएगा तो सोन नदी, और दक्षिण की तरफ जाइएगा तो उड़ीसा की जीवनदायिनी कही जाती है महानदी। उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप वहां पे इन चीजों को बना भी लीजिएगा हल्का सा डायग्राम की तरह, ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। चलिए, और रिवीजन करने के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप कहीं सफर कर रहे हैं, कहीं चल रहे हैं, तो आप इन चीजों को रिवीजन के तौर पे मोबाइल में चला करके, कान में एयरबड लगा करके या ईयरफोन लगा करके आराम से देखिए, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, समझते चलिएगा।
आगे लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर का पठार यह संप्राय मैदान का उदाहरण है। ठीक है, संप्राय मैदान उस इलाके को कहा जाता है जहां पे खनिज संसाधन ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, रूर प्रदेश भी इसको कहा जाता है, भारत का रूर कहा जाता है। खनिज भंडारण की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न भी कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार, जो रांची का पठार भी कहा जाता है, जो संप्राय मैदान का उदाहरण है, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। रूर उसे कहा जाता है जहां पे खनिज संसाधन, चाहे वो धात्विक हो चाहे अधात्विक हो, खनिज मिलते हैं। और ये खनिज संसाधन की दृष्टि से छोटा नागपुर का पठार बड़ा प्रसिद्ध है। तो रांची के पास छोटा नागपुर का पठार आपको मिलेगा, मैप में देख लीजिएगा। उसके बाद है सतपूर्णा की पहाड़ियां, मध्य प्रदेश राज्य में है। ये ज्वालामुखी चट्टानों से बनी हुई है। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी है धूपगढ़ी, जो लगभग 1350 मीटर है, जो महादेव पर्वत पर स्थित है। इसके पूर्व हिस्से से ताप्ती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी निकलती है। जैसे अगर आपको हम ये सतपूर्णा पर्वत बताए, ठीक है, तो सतपूर्णा पर्वत में एक पर्वत है महादेव। कौन सा पर्वत है? महादेव। तो ये महादेव पर्वत पे ही सतपूर्णा रेंज की सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ी बसी हुई है। लगभग इसकी ऊंचाई तो 1350 मीटर है। तो मध्य प्रदेश राज्य में जाइएगा तो सतपूर्णा का एक रेंज मिलेगा। अगर आपको हम मैप में ये चीज दिखाएं तो यहाँ पे देखिएगा, इस चीज को हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं ताकि आपको ये दिख जाए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे सतपुराज लिखा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सतपुराज। ये सतपूर्णा की पर्वत यहाँ पे पाई जाती है मध्य प्रदेश राज्य में। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा, बना लीजिएगा, आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, एक बार अगर आप समझ गए, नए हैं तो दोस्त लाल वाला बटन दबा करके हम लोग के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो जो है जो हम लोगों का वीडियो होगा आपको सबसे पहले पहुंचेगा। और आप एक बटन दबाइएगा, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और हम आपका जो है कमेंट भी देखते रहते हैं। तो थोड़ा सा व्यस्तता हो जाने के कारण इधर वीडियो नहीं आ पा रहा था लगातार, लेकिन अब वीडियो जो है लगातार जाएगा और एक एक कमेंट पे वीडियो बनेगा। आप घबराइएगा नहीं, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, वीडियो जाएगा जरूर। जब बोला गया है तो जाएगा जरूर, चाहे जो हो जाए। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कि दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। किस राज्य में है? महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट लावा चट्टानों से बना हुआ है। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा पठार है? दक्कन का पठार। यह काली नदी का क्षेत्र है। ठीक है, इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है और इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जा सकता है। यह पश्चिम में ऊंचा एवं पूर्व की ओर कम ढाल वाला है। यह पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है। चलिए कोई बात नहीं, इस बात को भी हम मैप में देख लेते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में ये वाला हिस्सा जो है महाराष्ट्र का है। किसका है? महाराष्ट्र का है। ये वाला हिस्सा महाराष्ट्र का है। आप मैप में देखिएगा तो आपको यहाँ पे महाराष्ट्र मिलेगा। ठीक है, तो महाराष्ट्र में जो पर्वतें हैं, ये श्रृंखलाएं हैं, इसको कौन सा पठार कहा जाता है? दक्कन का पठार। कौन का पठार? दक्कन का पठार। ये ज्वालामुखी लावा बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। वास्तव में होता यह है, लावा उद्गार के समय जो लावा निकल रहा होता है उसके जमने से जो चट्टान सूख के एकदम कड़ा हो जाता है, उसी को बेसाल्ट लावा चट्टान कहा जाता है। और ये सूखने में लगभग लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं इन चट्टानों को चट्टान बनने में। ठीक है, और यहाँ से एक मिट्टी का निर्माण होता है जिस मिट्टी का नाम है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास के खेती के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किस खेती के लिए? कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है। काली मिट्टी को रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा तो आप जो है क्या कीजिएगा, 2x पे वीडियो लगा लीजिएगा। वीडियो 2x पे अगर लगा लिए आप तो जो है आपको ये वीडियो लेंदी और लंबा नहीं लगेगा। चूंकि आप मैप पढ़ रहे हैं, समझते हुए चलना है, नहीं समझिएगा तो फिर कैसे होगा? गाजर माजूर हो जाएगा, बीच में गाजर माजूर हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगा। ठीक है, इसीलिए जो है आप इसको ध्यान से रखें।